हमने एलएस कपलिंग के द्वारा और एलएस कपलिंग सीख ली हमने, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट भी सीख लिया हमने, और जैसे मैंने बताया स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स को हम माइक्रो स्टेट्स भी कहते थे। अब जो हमने माइक्रो स्टेट्स निकाले हैं या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स निकाले हैं या फिर हमने एक्साइटेड स्टेट के टर्म सिंबल निकाले हैं, उनको हम एनर्जी के क्रम में सेट करेंगे। किस तरह से सेट करने हैं उनके लिए भी कुछ रूल्स। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अरेंज द एनर्जी ऑर्डर ऑफ माइक्रो स्टेट्स और स्पेक्ट्रोस्टेट्स ऑफ कार्बन एटम, अगर कार्बन की स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स का आपसे एनर्जी का ऑर्डर पूछा जाए तब क्या करना है। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, कार्बन की स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स पहले तो डिटरमाइन करनी है, उनको निकालना है, और निकालने के बाद उसको एनर्जी के क्रम में सेट करना है कि कौन से स्टेट्स की एनर्जी कम है और कौन से स्टेट्स की एनर्जी ज़्यादा है। तो पहले तो हमें माइक्रो स्टेट्स या स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स निकालना आना चाहिए। तो पहले हमें क्या करना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 1s2 2s2 और लास्ट में क्या है हमारे पास 2p2 है, राइट। तो देखो लास्ट में हमारे पास लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन है वो सब शेल है जो p है, तो p में हमारे पास क्या दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। इसका मतलब जो हमने p2 के लिए फाइंड आउट किए थे, इससे पहले किए थे, कितने निकले थे आपके 6 कंडीशन निकले थे, फिर 6 कंडीशन में आपके स्प्लिट हो रहे थे, टोटल 10 निकल के आए थे आपके पास। p2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए टोटल जो स्प्लिट होकर टर्म सिंबल 10 निकल के आए थे, वही कार्बन के लिए भी है, राइट। तो अगर हम वहाँ देखेंगे तो जो टोटल टर्म सिंबल्स निकल के आए थे हमारे पास, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स निकल के आई थी, वो क्या थी आपका 1s 1p 1d और आपका 3s 3p और 3d निकल के आई। ये तो 6 थी, और j की वैल्यू के आधार पर ये टूट रहे थे, d और p टूट रहे थे, ठीक है। हमें अभी j की वैल्यू नहीं देखना फिलहाल, ठीक है, सिर्फ हमें जो स्टेट्स हैं उनको देखना है, j की वैल्यू हमने अभी नहीं लगाई है। तो चूंकि 6 कंडीशन थी हमारी वहाँ पर, 6 कंडीशन थी ना, तो 6 कंडीशन के आधार पर हमारे पास यही निकल के आए थे 6 कंडीशंस। हुआ क्या, पाउली का अपवर्जन नियम पढ़ा है आप लोगों ने, पाउलीज एक्सक्लूजन रूल। पाउली का नियम कहता है कि किसी भी एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। तो p2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो हमारी 6 कंडीशंस निकल के आई थी, तो पाउली के अनुसार इनको हम इन 6 की 6 को नहीं रखते। तो पाउली के नियमानुसार ये जो टर्म सिंबल हैं वो रिड्यूस होकर 1p 1d और 3p रह जाते हैं। यानी इनको अगर हम एनर्जी के क्रम में सेट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इन 3 को ही सेट करेंगे, ठीक है। पाउली के नियमानुसार ये जो 6 टर्म सिंबल हैं ये रिड्यूस होकर हमें कहाँ देते हैं, क्या देते हैं 1s 1d और 3p। तो जो हमने p2 के निकाले थे 6 निकल के आए थे, j की वैल्यू हम नहीं लगाई अभी, राइट। तो हमें यही 3 जो निकल के आए हमारे पास 1s 1d और 3p, ठीक है, इन्हीं को ही हम इनके एनर्जी क्रम में सेट करना है, ठीक है। अब हमारे पास ये तीनों को, इन बाकी को हटा देते हैं, चूक फिर से सुन लो। पाउली के नियमानुसार अकॉर्डिंग टू पाउलीज एक्सक्लूजन रूल, ये रिड्यूस होकर कितने रह जाते हैं, सिर्फ 3 रह जाते हैं। कौन कौन से, 1s 1d और 3p। अब सिर्फ हमें इनसे डील करना है, बाकी इनको सबको हम हटा देते हैं। कार्बन के लिए हम सेट करेंगे तो क्या है हमारे पास 1s है, 1d है और 3p है, राइट। अब देखो भाई इसके लिए क्या था, 1 के लिए j की वैल्यू क्या थी, चेक करो जरा। 1 के लिए j की वैल्यू 1s 0 थी, गलत मत बताना, गलत हो जाएगा नहीं तो। d के लिए क्या थी 1d 2 थी, ठीक है। और 3p के लिए क्या थी, 3p के लिए 3 वैल्यू रही होंगी, कौन कौन सी थी, हाँ ये थी आपकी, ये 3 में टूटा था, 3p 0 3p 1 और 3p 2, ये 3 वैल्यू थी हमारे पास, ठीक है। बस इन्हीं से हमें अब
डील करना है। अब देखो भाई हमारे पास ये कंडीशन है, ये वाली, ये हमें देखना है कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज़्यादा है। एक चीज़ ध्यान रखना है, पुराने कॉन्सेप्ट बहुत पहले आपको पता है कि जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, राइट। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये है 3 1s 1d और 3p। अब हम इसको किस आधार पर सेट करें एनर्जी के क्रम में। तो देखो भाई सबसे पहले पहला रूल कहता है, फर्स्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल कहता है जिस टर्म सिंबल की स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबसे ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा, एनर्जी कम, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। फिर सुनो पहला रूल क्या कह रहा है कि जिन टर्म सिंबल्स की या जिन माइक्रो स्टेट्स की एनर्जी हाई, जिनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कौन सी है जो आगे ऊपर लिखा है 1 1 3, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी कहलाती है। तो जिन माइक्रो स्टेट्स की या स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स की स्पिन मल्टीप्लिसिटी जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो भाई अगर हम आपसे पूछे बताइए पहले रूल्स के अकॉर्डिंग, जो फर्स्ट नियम है पहला रूल के अकॉर्डिंग इन तीनों में किसकी एनर्जी सबसे कम होगी? 1s की। रूल नहीं समझ पाए? रूल कह रहा है स्पिन मल्टीप्लिसिटी जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी कम। तो देखो इसकी तो 1 है, इसकी 1 है, इसकी 3 है, यानी सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? 3p की होगी। जब एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे कम एनर्जी किसकी है? 3p की है, 3p, ठीक है। अब फर्स्ट रूल क्या था? स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखने। यहाँ हमने देखा अरे यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, अब तो फंस गए भाई। स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो सेम आ गई। रूल ने हमसे कहा था कि जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, लेकिन यहाँ तो s की भी 1 है और d की भी 1 है। अब हम क्या करें? अब किसकी हम फाइंड आउट, कैसे फाइंड आउट करें किसकी कम एनर्जी ज़्यादा है? तो इसके लिए सेकंड रूल है। सेकंड रूल कहता है कि अगर किन्हीं माइक्रोस्टेट्स की स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम होती है तब हम उनकी एनर्जी को उनकी L की वैल्यू पर देखते हैं, L की वैल्यू के आधार पर देखते हैं। यानी जिसकी L की वैल्यू जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी ही कम, L की वैल्यू ज़्यादा एनर्जी कम। अब देखो भाई ये S है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? S है और ये D है। S के लिए L की वैल्यू कितनी होती थी? 0 होती थी। D के लिए L की वैल्यू कितनी होती थी? 2 होती थी। क्या था नियम था कि अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम हो जाती हैं तब हम L की वैल्यू के आधार पर देखते हैं। हम पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था हमने बहुत सारा कि L की वैल्यू 0 होने पर S होता है या 1 होने पर P होता है और L की वैल्यू 2 होने पर D होता है। इसका मतलब यहाँ S के लिए L की वैल्यू 0 है, D के लिए L की वैल्यू 2 है, तो किसकी एनर्जी कम हुई? D की एनर्जी कम हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर अगला क्रम किसका आएगा हमारे पास? इससे ज़्यादा किसकी है? 1D की है, ठीक है। और जो एक बचा सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी? 1s की हो जाएगी, ठीक है, 1D, ठीक है। ये होगा हमारे, अरे सॉरी, ये इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास, ये हमने स्टेट्स का बात निकाली। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको दिख रहा हो कि सर यहाँ तो ये भी सेम मल्टीप्लिसिटी सेम दिख रही है, 3 3 3 3। यहाँ तो भाई ये भी P है, ये भी P है और ये भी P है। इसका मतलब इनके लिए L की वैल्यू की सबके लिए 1 1 होगी। फिर फंस गए कि पहला रूल था कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखो, तो भैया अगर वहाँ सेम आई तो हमने L की वैल्यू देखी, लेकिन यहाँ तो L की वैल्यू भी सेम आ रही है क्योंकि हर जगह P P P दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए थर्ड रूल है,
थर्ड रूल कहता है कि अगर किसी भी टर्म सिंबल में या किसी माइक्रो स्टेट्स में स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम हो, एल की वैल्यू भी सेम हो, तब हम जे की वैल्यू देखते हैं। जे की वैल्यू देखते हैं। अब जे की वैल्यू देखने के लिए दो कंडीशन होते हैं। दो कंडीशन कैसे होती हैं? हमें ये देखना होता है कि ऑर्बिटल आपका आधे से कम भरा है या आधे से ज़्यादा भरा है। आधे से कम भरा है या आधे से ज़्यादा भरा है। तो जब भी कभी ऑर्बिटल आधे से कम भरा होगा तो जो सबसे कम वैल्यू है वो ज़्यादा स्टेबल होगी। यानी ऑर्बिटल आधे से कम भरा है तो कम वैल्यू की एनर्जी कम होगी। आधे से कम भरा है यानी कम भरा है, कम वैल्यू, ज़्यादा स्टेबल यानी कम एनर्जी। तीन जगह लो आ रहा है यानी आधे से कम भरा हुआ, एनर्जी उसकी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो भाई अगर ऑर्बिटल आधे से कम भरा है तो जे की वैल्यू सबसे कम वाली की एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये 0 1 2, जे की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 0 1 और 2 निकल के आई है। 0 1 और 2, तो इन तीनों में किसकी एनर्जी सबसे कम होगी? तो हम क्या देखेंगे, ऑर्बिटल आधे से कम भरा है या ज़्यादा भरा है। तो भी हमारे किसके लिए थे? P2 के लिए थे ना। तो P2 में कितने 2 इलेक्ट्रॉन है P में, तो ये आधे से कम भरा है। तो इसका मतलब J की वैल्यू 0, ज़्यादा स्टेबल यानी इसकी एनर्जी सबसे कम, इसकी उससे ज़्यादा और इसकी सबसे ज़्यादा। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो नियम का कह रहा है कि अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है, L की वैल्यू भी सेम है, फिर हम J की वैल्यू देखते हैं। अब J की वैल्यू देखने के लिए हमें देखना पड़ता है कि जो ऑर्बिटल था वो आधे से ज़्यादा भरा है या आधे से कम भरा है। अब अगर ऑर्बिटल आधे से कम भरा है तो जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। अगर ऑर्बिटल आधे से ज़्यादा भरा है तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक है, तो भाई देखो, चूंकि ये P2 के लिए निकाले हैं हमने, इसलिए 0 वाली वैल्यू सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। क्लियर हो गया ये? तो हमने ये एनर्जी का क्रम निकाल लिया था। ठीक, अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू अरेंज कर देते हैं। साइड से पहले लिख लेते हैं। क्या कहते हैं हमारे पास 1s 0 है, 1d 1 है और 3p हमारे पास 0 3p 1 3p 2 ये है। ठीक है, एनर्जी क्रम क्या था, सबसे ज़्यादा एनर्जी इसकी, उससे कम इसकी, सबसे कम इसकी। ठीक है, अब देखो भाई, हमें एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है कुछ इस तरह से। ये हमारा क्या है, P2 कॉन्फिगरेशन। ठीक है, ऊपर हम जाएंगे तो एनर्जी बढ़ती रहेगी। ठीक है, एनर्जी बढ़ेगी, ऊपर जाने पर एनर्जी बढ़ रही है। यहाँ हमने लिखा P2 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब हमारे पास कितने हैं, कुछ इस तरह से मूव करके। ये ठीक हो, देखो भाई, ये मैंने 3 बनाए कुछ इस तरह से यूं करके, राइट। एक लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए इन तीनों में सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन से लेवल की है? ऊपर वाले की सबसे ज़्यादा एनर्जी पूछ रहे हैं। ऊपर हम जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है, तो सबसे ज़्यादा इसकी, उससे कम उसकी, सबसे कम इसकी। ठीक है, अब मुझे बताइए इन तीनों में 1s 1d 3p में सबसे ऊपर किसे रखना पड़ेगा हमें? 1s को या 1d को? हाँ, 1s को, क्योंकि अभी निकाला था हमने कि जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबसे कम उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा। फिर हमारे पास 2 सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी थी, फिर हमने L की वैल्यू देखा था, तो भाई L की वैल्यू इसकी सबसे कम थी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1s 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर उससे कम किसकी है? यहाँ आपका 1d 1 आ जाएगा और यहाँ आपका 3p आ जाएगा। अब 3p हमारा 3 में है,
3 में, ये क्या करेगा, ये भी भैया 3 में टूटा है, 3 में टूटा है, कुछ इस तरह से टूटा है 3 में, ठीक है। 3p ये हमारा इस तरह से, मैं थोड़ा ऐसे लेकर क्योंकि नीचे दिखाई नहीं देगा ना इसमें, ठीक है। ये एक्चुअली यहाँ से निकलेगा, ये समझ जाना कि ये यहाँ से निकला, मैंने थोड़ा तिरछा कर दिया जिससे कि दिखाई दे जाए आपको। तो देखो यहाँ से क्या है, ये क्रम। अब मैंने पूछा, अगर आपसे पूछो बताइए, यहाँ पर भी हमने 3 क्रम बनाए, 3 लेबल हैं, 1 2 3। यहाँ पर किसको रखें, यहाँ किसको रखें, यहाँ किसको रखें, तो हमें जे की वैल्यू देखी थी, आधे से कम भरा है तो जे की वैल्यू सबसे छोटी, ज़्यादा स्टेबल। तो यहाँ कौन आ जाएगा, 3p0, यहाँ 3p1, यहाँ 3p2 आ जाएगा। ये एनर्जी लेवल डायग्राम बन जाता है किसके लिए, P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और यानी P2 कॉन्फ़िगरेशन की माइक्रो स्टेट्स के लिए। तो इस तरह से ये एनर्जी लेवल डायग्राम हम बना देते हैं, ठीक है। इसको जरा नोट कर लो। अब हम एक और आगे बढ़ते हैं ऐसे, ये हम धीमे धीमे करके ऑर्गल डायग्राम की ओर बढ़ रहे हैं। ये फाउंडेशन तैयार हो रहा है ऑर्गल डायग्राम्स के लिए, ठीक है, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके मेन एग्जाम के लिए। D1 से लेकर D9 तक ऑर्गल डायग्राम आपके सिलेबस में है। D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 एंड 8 और 9, ये आपके सिलेबस में कोई सा भी एक पूछ लिया जाता है, कभी कभी 2 भी, D1 D9 के पूछ लिए, D2 D8 की पूछ लिए, ठीक है। ये हम उनकी तरफ पढ़ रहे हैं। हम डालेंगे हेडिंग splitting of spectroscopic states, splitting of spectroscopic states, या फिर हम कह सकते हैं splitting of microstates in octahedral and tetrahedral field, octahedral and tetrahedral field। अब थोड़ा सा याद करना पड़ेगा हमें CFT का। CFT में आपको याद होगा कि जैसे ही मेटल के पास लिगेंड अगर जुड़ जाता था तो CFAC जनरेट होती थी, और CFAC के कारण जो d ऑर्बिटल था 2 में टूट जाता था, स्प्लिट हो जाता था। वैसा ही सेम यहाँ पर है, वहाँ सिर्फ हमारे पास d ऑर्बिटल था, d टूटता था। यहाँ पर हमारे पास कितने टर्म सिंबल हैं, L के वैल्यू 0 से लेकर 6 तक, आपके पास SPDFGHI, ये हमारे 7 के 7 टर्म सिंबल स्प्लिट होते हैं। वो कैसे होते हैं वो आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो हमने वहाँ देखा था कि CFT में क्या देखा था, हमारे पास जो d ऑर्बिटल था, d ऑर्बिटल कुछ इस तरह से हुआ करता था। इसके 2 सेट हुआ करते थे, एक था आपका T2G सेट और EG सेट, राइट। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से ऑक्टाहेड्रल में यूं करके टूट जाता था, आपको याद होगा। EG की एनर्जी ज़्यादा होती थी और T2G की कम होती थी। ये EG और ये आपका T2G, यानी जो d ऑर्बिटल था वो किस में टूटता था, T2G और EG में टूटता था। यहाँ पर भी तो हमारा टर्म सिंबल d है, कब आता है, S की वैल्यू 2 होने पर टर्म सिंबल d आता है। देखो याद करो, मैं लिखवाया L की वैल्यू, S नहीं, L की वैल्यू 2 होने पर टर्म सिंबल d आता है। यहाँ देखो जो हम ऑर्बिटल देखते थे वो स्मॉल लेटर में लिखते थे, लेकिन जो टर्म सिंबल है हमारा क्या है, कैपिटल D है। तो ये भी जिस तरह से ये इन 2 में टूट रहा है, ऐसे ही ये D भी कुछ इस तरह से टूट जाता है, T2G और EG। क्या अंतर है इसमें और इसमें, हाँ, स्मॉल सब शेल था स्मॉल लेटर में, तो T2G EG स्मॉल बनाए थे। तो हमारा टर्म सिंबल कैपिटल लेटर्स में हम डिनोट करते हैं, तो इसकी स्प्लिटिंग हमने T2 और EG दोनों दिखा दी। ये किस में थी, ऑक्टाहेड्रल में थी। ये स्प्लिटिंग किस में है, ऑक्टाहेड्रल में है।
टेट्राहेड्रल में अगर हम स्प्लिटिंग की बात करें तो ये T2 और सिर्फ E रह जाता है, T2 और E। ऑक्टाहेड्रल में D जो माइक्रोस्टेट्स है, D टर्म सिंबल है, वो कैसे टूटता है? T2G और EG में टूटता है। और ये किस में है? ऑक्टाहेड्रल में। अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें तो यही D T2 और E में स्प्लिट हो जाता है। जिस तरह से हमारा ये स्प्लिट हो रहा है, D स्प्लिट हो रहा है, ठीक ऐसे ही जितने भी हमारे टर्म सिंबल हैं, देखो फिर से L की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसके लिए S, P, D, F, G, H, I, ये सारे के सारे टर्म सिंबल स्प्लिट होते हैं किसी ना किसी ग्रुप में। जैसे ये मैंने D का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि हम पीछे इसको पढ़ चुके हैं। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ ले लेते हैं हम तो हम कन्फ्यूज जाते हैं भाई कैसे स्प्लिट हुआ, क्योंकि D हम बहुत अच्छे से CFT में पढ़ के आए, 2-3 लेक्चर किए थे हमने वहाँ, इसीलिए D का एग्जांपल लिया। D ऐसे स्प्लिट हो रहा है, ठीक ऐसे ही देखो D के बाद F भी स्प्लिट होता है, G भी स्प्लिट होता है, H और I भी। S और P स्प्लिट नहीं होते हैं, ये सिर्फ कन्वर्ट हो जाते हैं, इनका कन्वर्जन होता है, ये टूटते नहीं हैं। ध्यान रखना है, S और P स्प्लिट नहीं होते हैं। स्प्लिट कौन होता है? D, F, G, H और I, इनका सिर्फ कन्वर्जन होता है किसी दूसरी स्टेट में। ठीक है, मैं इसको एक टेबल बना देता हूँ कि भाई किस तरह से ये स्प्लिट होते हैं, राइट। तो यहाँ लिखा हमने स्प्लिटिंग ऑफ माइक्रो स्टेट्स या स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स ऑब्लिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल फील्ड। ठीक है, ये ध्यान रखना, जब तक हमें स्प्लिटिंग नहीं आएगी हम ऑर्गल डायग्राम नहीं बना सकते। ऑर्गल डायग्राम में देखो, ऑर्गल डायग्राम है क्या? जिस तरह से हमने CFT में स्प्लिटिंग दिखाई थी, ठीक वैसे ही ऑर्गल डायग्राम में स्प्लिटिंग दिखाते हैं। तो जब तक हमें पता नहीं होगा कौन सा ऑर्बिटल किस में स्प्लिट हो रहा है, हम नहीं बता सकते कि भाई कौन सा किस में स्प्लिट होने जा रहा है। ठीक है, तो ऑर्गल डायग्राम समझने के लिए, एग्जाम में करने के लिए आपको ये माइक्रो स्टेट्स की स्प्लिटिंग पता होनी चाहिए कि कौन सा किस में स्प्लिट हो रहा है। तो टेबल है, सबसे पहला है टर्म सिंबल, शॉर्ट में लिख दिया है टर्म सिंबल। फिर मैंने यहाँ लिखा ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ऑक्टाहेड्रल FIELD, ऑक्टाहेड्रल फील्ड। फिर यहाँ टेट्राहेड्रल फील्ड, टेट्राहेड्रल फील्ड। ठीक है, तो हमारे पास टर्म सिंबल कौन कौन से हैं? S, P, D, F, G, H और I। ठीक है, तो देखो ये जो है S, मैंने कहा स्प्लिट नहीं होता है, ये सिर्फ कन्वर्ट होता है। ये किसमें? A1G में कन्वर्ट होता है, ऑक्टाहेड्रल में A1G में कन्वर्ट होता है, राइट। A1G में जाता है और इधर क्या हो जाएगा? G हट जाएगा। देखो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में क्या अंतर है? सिर्फ G का अंतर है। यहाँ G रहे, G का मतलब क्या था? जीरड था, जीरड, सेम सिमेट्री। यहाँ सिमेट्री सेम रहती है, यहाँ सिमेट्री में चेंज आ जाता है, इसलिए यहाँ जीरड नहीं रहते हैं, राइट। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? A1। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? P है। P क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल में कन्वर्ट होता है T1G में, और ये आपका T1 में रह जाता है। ठीक है, D की अगर बात करें, D किस में टूटता था? याद है, T2G और EG में टूटता था। यहाँ आकर क्या हो जाएगा? ये T2 और E हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा कौन है? F टूटेगा हमारा A2G प्लस T1G और T2G। ठीक है, ये तीन में A2G, T1G और T2G में हमारा F स्प्लिट होता है, किसमें? ऑक्टाहेड्रल में। अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल की, तो टेट्राहेड्रल में क्या हो जाएगा? ये A2 प्लस T1 और ये T2। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, ये F यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ऐसे करके, ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए। ठीक है, G की
जी की अगर हम बात करें, जी जो स्प्लिट होता है वो हमारा A1G प्लस EG T1G T2G, EG T1G और T2G। ये क्यों हो रहा है मैं आपको बता दूंगा कि इतने में क्यों हो रहा है ये, ठीक है। ये इधर क्या आ जाएगा हमारा, फिर ये इसके लिए हो गया, ये हो जाएगा हमारा A1 प्लस E प्लस T1 प्लस T2, ठीक है। H की अगर हम बात करें, H हमारा EG प्लस T1G T2G T2G प्लस T2G, यानी 2 T2G होते हैं इसमें, ठीक है, T2G। I की अगर हम बात करें, I हमारा A1G होता है, फिर A2G A1G A2G और फिर EG प्लस T1G प्लस T2G और T2G, ठीक है। ये अगर हम बात करें H, इधर क्या जाएगा टेट्राहेड्रल में, E प्लस T1 प्लस T2 प्लस T2। ये अगर हम बात करें इसमें A1 प्लस A2 प्लस E प्लस T1 और प्लस T2 प्लस T2, ठीक है। इस तरह से हमारे पास A1G A2G A1G A2G EG T1G T2G और T2G, ठीक है। अब आपको देखो बताता हूँ मैं, ये इतने में ही क्यों टूट रहा है। देखो S में कितने ऑर्बिटल होते थे, S में कितने होते थे 1, P में 2, D में 5, F में 7, ये हमने पढ़ रखे हैं। देखो भाई S में 1 ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल और D में 5 ऑर्बिटल, F में 7 ऑर्बिटल, ये पता है। जब हम यहाँ से आगे यहाँ बढ़ रहे हैं तो कितने की इंक्रीमेंट, रीजनिंग टाइप का निकालो जरा, यहाँ से कितनी वृद्धि हुई, 1 के बाद क्या आ रहा है 3 आ रहा है ना, 3 के बाद क्या आ रहा है 5 के बाद 7, हर चीज में कितने 2 की इंक्रीमेंट हो रहा है। I कौन आएगा हमारा F G H और I, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 9, यहाँ 11 और यहाँ 13। इसका मतलब जो F तक तो पता है 7 हैं, G में कितने ऑर्बिटल होंगे आपके 9 ऑर्बिटल होंगे, H में कितने होंगे 11 होंगे, I में कितने होंगे 13 ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। तो देखो भाई A का मतलब है सिर्फ 1 ऑर्बिटल, A का मतलब क्या है 1 ऑर्बिटल, तो S में सिर्फ 1 ऑर्बिटल था वो A1 में कन्वर्ट हो गया। T1 का मतलब क्या था, ट्रिपल था, ट्रिपल का मतलब 3, P में कितने होते हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए अब ये T में आ गया, ठीक है। D में कितने 5 ऑर्बिटल हैं, T का मतलब 3 और E का मतलब क्या था 2 था, 3 और 2 5 हो गए। F में कितने होते थे हमारे 7, देखो A का मतलब क्या है 1, T का मतलब 3, फिर T का मतलब 3, टोटल कितने हो गए 7 हो गए, F में 7 होते हैं। A का मतलब 1, E का मतलब 2, T का मतलब 3 और T का मतलब 3, कितने हो गए 9 हो गए भाई। G में 9 आएंगे ना, देखो 3 3 6 और 2 8 और ये 9। देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, A का मतलब है 1, T का मतलब है 2 और फिर आपका कौन सा है E का मतलब, T का मतलब 3 है, T का 3 लाइन से लिखे, A बराबर 1 ऑर्बिटल, E बराबर 2 ऑर्बिटल और T बराबर 3 ऑर्बिटल, बस ये तो यूज़ किया हमने, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पर कितने हैं 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 3 9, तो G में देखो कितने 9 हैं, ठीक है। H में आते हैं, देखो E का मतलब क्या है 2 और 3 5 और 3 8 8 और 3 11, H में 11 होते हैं। I में देखो एक हो गया 1 और 1 2 और 2 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13, I में 13 होते हैं, इसलिए इसमें स्प्लिट हो जाता है। तो ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स, ये जो टर्म सिंबल हैं वो इसमें स्प्लिट होते हैं, कुछ इस तरह से ऑक्टाहेड्रल में, कुछ इस तरह से टेट्राहेड्रल में इस तरह से। यहाँ G का मतलब मैंने बताया जीरोड होता है और यहाँ आकर इनकी सिमेट्री समाप्त हो जाती है। ऑक्टाहेड्रल में सिमेट्री इनकी बनी रहती है,
टेट्राहेड्रल सिमेट्री समाप्त हो जाती है, इसलिए टेट्राहेड्रल से G हट जाता है और यहाँ सिमेट्री बनी रहती है, इसलिए यहाँ G भी बना रहता है। इन्हीं माइक्रोस्टेट्स को, जो स्प्लिटिंग हुई है माइक्रोस्टेट्स को, इन्हीं को हम ऑर्गल डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, इन्हीं के द्वारा हम ऑर्गल डायग्राम निकालेंगे। ठीक है, ऑर्गल डायग्राम हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है।